हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपके साथ प्लांट फिजियोलॉजी का ही एक और टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है क्रेब्स साइकिल। पिछले वीडियो में हमने मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन का एक फर्स्ट जो स्टेप होता है ग्लाइकोलाइसिस, वो आपके साथ डिस्कस किया था। ग्लाइकोलाइसिस में हमने ये देखा था कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन से दो मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के बनते हैं और वो प्रोसेस साइटोप्लाज्म के मैट्रिक्स में संपन्न होती है। उसका ही मैकेनिज्म में दूसरा जो स्टेप मैंने आपको बताया था वो था क्रेब्स साइकिल। ये क्रेब्स साइकिल क्या होता है और इसमें कौन कौन से चरण संपन्न होते हैं और इसका नेट रिजल्ट क्या होता है, ये सब हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्रेब्स साइकिल के बारे में। क्रेब्स चक्र या जिसे TCA साइकिल भी कहते हैं, यह अभिक्रियाओं का एक चक्रीय अनुक्रम होता है जिसके द्वारा पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन होता है। वही पायरुविक एसिड जो अभी ग्लाइकोलाइसिस में हमने एंड प्रोडक्ट के रूप में बनते हुए देखा था। तो उस पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन क्रेब्स साइकिल के माध्यम से होता है। इस चक्र की खोज हैंस ए क्रेब्स ने की थी। इसी के आधार पर इसका नाम दिया गया है क्रेब्स साइकिल। यह चक्र ऑक्सीशोषण करने वाले सभी प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। ग्लाइकोलाइसिस में हमने बताया था कि वो सभी ऑक्सी और अनऑक्सी दोनों प्रकार के शोषण करने वाले जीवों में पाई जाती है, लेकिन जो क्रेब्स साइकिल है वो केवल ऑक्सी शोषण करने वाले डिफरेंट प्लांट, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। इस चक्र का प्रमुख कार्य एसिटिक एसिड के ऑक्सीकरण से एनर्जी प्रोड्यूस करना है। इसके द्वारा भी मुख्य रूप से जो इसका प्रमुख कार्य है वो एनर्जी प्रोड्यूस करना है एसिटिक एसिड के ऑक्सीकरण से। अब ये जो एसिटिक एसिड है वो पायरुविक एसिड के ऑक्सीकरण से बनता है तथा कोएंजाइम A के रूप में क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है। इस तरह यह चक्र कैटाबॉलिक रिएक्शंस का एक चक्र है, लेकिन इस चक्र में कुछ मध्यवर्ती पदार्थ भी उत्पन्न होते हैं। इंटरमीडिएट कंपाउंड्स भी इस चक्र में कुछ उत्पन्न होते हैं जो कि प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स के बायोसिंथेसिस में प्रयुक्त होते हैं। इस चक्र में बनने वाले कुछ ऐसे इंटरमीडिएट कंपाउंड्स भी बनते हैं जो आगे जाके न्यूक्लिक एसिड्स और प्रोटीन्स के बायोसिंथेसिस में प्रयुक्त होते हैं। इसके अलावा ग्लूकोज के टूटने से निर्मित जो पायरुविक एसिड था, जो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, वो पायरुविक एसिड सीधे ही क्रेब्स चक्र में एंटर नहीं करता, बल्कि यह एक CO2 अणु को रिलीज कर एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। एसिटिक एसिड में ये कन्वर्ट हो जाता है। इसमें से एक CO2 मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है और ये एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। यह अभिक्रिया पायरुविक एसिड डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में संपन्न होती है तथा इसे और संपन्न करने के लिए थाइमिन पायरोफॉस्फेट, TPP, लिपोइक एसिड और कोएंजाइम A की आवश्यकता होती है। तो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपके सामने हमने रखा है क्रेब्स साइकिल का। अब ये जो क्रेब्स साइकिल है वो जैसे ग्लाइकोलाइसिस डिफरेंट स्टेप्स में संपन्न होती थी, सिमिलरली क्रेब्स साइकिल भी डिफरेंट स्टेप्स में संपन्न होता है। जहां पर 10 चक्र 10 पॉइंट आपने ग्लाइकोलाइसिस में पढ़े थे, लगभग उतने ही स्टेप यहां पर आप क्रेब्स साइकिल में भी देखेंगे कि किस प्रकार से क्रेब्स साइकिल में एनर्जी प्रोड्यूस होती है डिफरेंट स्टेप्स के माध्यम से। तो यहाँ पर इसके अलग अलग स्टेप्स हैं जिनको मैं एकदम सिंपल वर्ड्स में आपके सामने रखूँगा। कुछ पॉइंट्स जो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं वो आप देख पा रहे ही हैं, लेकिन इनको सिंपल वर्ड्स में कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है वो हम एक एक करके ब्रीफ में आपके सामने देखेंगे। तो जो पहला स्टेप है इसमें एसिटाइल कोएंजाइम A जो कि अभी बना था, एसिटाइल कोएंजाइम A सबसे पहले क्या है कि पायरुविक एसिड जो होता है वो एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट होता है और ये एसिटाइल कोएंजाइम A माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाले ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से संयुक्त होता है, उससे रिएक्ट करता है और बनाता है सिट्रिक एसिड और इसके साथ साथ कोएंजाइम A इसमें से रिलीज हो जाता है। ये जो पूरी की पूरी क्रिया है वो सिट्रिक एसिड
सिंथेटेस एंजाइम की उपस्थिति में संपन्न होती है। तो यहाँ पर जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है ये वास्तव में ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के मध्य कनेक्टिंग लिंक का कार्य करता है। ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच कनेक्टिंग लिंक का कार्य करने वाला जो मॉलिक्यूल है वो है यहाँ पर कौन सा, एसिटाइल कोएंजाइम ए। और अभी एक मैंने पदार्थ का नाम लिया था ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। इसका मतलब ये यहाँ पहले से ही आपको समझ लेना है कि जो क्रेब्स साइकिल है वो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म के मैट्रिक्स में संपन्न होती है, साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है, उसी प्रकार से जो ये क्रेब्स साइकिल है वो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। तो पहले स्टेप में एसिटाइल कोएंजाइम ए और ऑक्जेलो एसिड की क्रिया से सिट्रिक एसिड बनता है और कोएंजाइम ए रिलीज हो जाता है। यह क्रिया सिट्रिक एसिड सिंथेटेस एंजाइम की उपस्थिति में संपन्न होती है। तो ये हुआ इसका पहला स्टेप। दूसरा और तीसरा स्टेप जो एक साथ हम यहाँ पर देख रहे हैं, इनमें अभी जो सिट्रिक एसिड बना था वो एकोनिटेस एंजाइम की उपस्थिति में पहले सिस एकोनिटिक एसिड और बाद में आइसोसिट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। वापस सुनिए, सिट्रिक एसिड जो अभी पहले स्टेप में बना था ये एकोनिटेस एंजाइम की उपस्थिति में पहले सिस एकोनिटिक एसिड और बाद में आइसोसिट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो तीनों के तीनों पदार्थ हैं वो इंटर कन्वर्जेबल होते हैं, आपस में एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं। इनकी जो मात्राएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं। यहाँ पर जो अधिकांश मात्रा में पाया जाता है वो सिट्रिक एसिड ही होता है। आप देख रहे हैं आपके डायग्राम में 91% सिस एकोनिटिक एसिड लगभग 3% और आइसोसिट्रिक एसिड लगभग 6% होता है। तो यहाँ पर जो पहली क्रिया होती है जिसमें सिट्रिक एसिड सिस एकोनिटिक एसिड में बदलता है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, जबकि अगले स्टेप में जहाँ पर सिस एकोनिटिक एसिड आइसोसिट्रिक एसिड में कन्वर्ट होता है वहाँ पर इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है। इस प्रकार से ये दूसरा और तीसरा स्टेप संपन्न होता है जिसमें फाइनली हमारे पास प्राप्त हो जाता है आइसोसिट्रिक एसिड। इसके बाद अगले स्टेप में जो चौथा और पांचवा स्टेप आपको एक साथ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो अभी बना था आइसोसिट्रिक एसिड ये पहले कन्वर्ट होता है ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड में, अर्थात पहले इसका डिहाइड्रोजिनेशन होता है ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड में और वापस से ये ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेस हो जाता है अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड में। यहाँ पर ये दोनों स्टेप दो अलग अलग एंजाइमों की उपस्थिति में, या पहले स्टेप में जो एंजाइम काम आता है आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजनेस, क्योंकि डिहाइड्रोजनेशन की प्रोसेस हो रही है तो दोनों स्टेप में एक ही एंजाइम प्रयुक्त होता है। जैसे पिछले दूसरे और तीसरे में एक ही एंजाइम काम आ रहा था एकोनिटेस, ऐसे यहाँ पर भी आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजनेस ये एंजाइम ही प्रयुक्त होता है। तो आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजनेस एंजाइम की उपस्थिति में पहले आइसोसिट्रिक अम्ल ऑक्जेलो सक्सिनिक अम्ल में और बाद में अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल में एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर जो मेन बात ध्यान देने की है वो ये कि पहले स्टेप में आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि एक NADP NADPH2 में कन्वर्ट हो जाता है, अर्थात यहाँ पर एनर्जी मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होता है। NADPH2 एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं जिनका उत्पादन यहाँ पर होता है। हमें इन स्टेप्स में ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से स्टेप पर एनर्जी मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। ये इस चक्र की प्रमुख बातें हैं जो फाइनली आपको लास्ट में देखनी होती हैं। यहाँ पर पहले स्टेप में NADP NADPH2 में कन्वर्ट हो जाता है और दूसरे में डिकार्बोक्सिलेशन होता है जिससे CO2 बाहर निकलती है और फाइनली बनता है अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। तो ये हुआ चौथा और पांचवा स्टेप। इसके बाद 6 और 7वें स्टेप में आप देख रहे हैं अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड पहले निर्माण करता है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए का, और इस स्टेप में जो एंजाइम काम आता है वो है अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड डिहाइड्रोजनेस, अर्थात यहाँ पर भी जो प्रोसेस होती है वो होती है डिहाइड्रोजनेशन। तो अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड डिहाइड्रोजनेशन के द्वारा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए का निर्माण करता है और यहाँ पर भी एक NADH2 में कन्वर्ट हो जाता है।
तो यहाँ पर भी एक एनर्जी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है। इसके बाद सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सक्सिनाइल थायोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पर भी एक एनर्जी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है जहाँ पे जीडीपी कन्वर्ट हो जाता है जीटीपी में। इसको आप अगले स्लाइड में इक्वेशन की फॉर्म में आप ठीक से देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर पहले जो स्टेप था उसमें तो NADH2 फॉर्म हुआ था और दूसरे में GTP बनाए। ये जो GTP जिसको गुआनोसिन ट्राइफास्फेट कहते हैं, इससे बाद में ATP का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने छठा और सातवां स्टेप देखा जिसमें फाइनली हमें मिला सक्सिनिक एसिड। इसके बाद अगला स्टेप आप देख रहे हैं स्टेप नंबर 8। यहाँ पर जो सक्सिनिक एसिड है ये सक्सिनिक एसिड डीहाइड्रोजनेस एंजाइम की उपस्थिति में फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। सक्सिनिक एसिड डीहाइड्रोजनेस एंजाइम की उपस्थिति में फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पर भी एक एनर्जी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है जहाँ पर FAD कन्वर्ट होता है FADH2 में। FAD जो कि एक कोएंजाइम की तरह कार्य करता है, इसे फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। तो इस प्रकार से 8th स्टेप में सक्सिनिक एसिड से निर्माण हो जाता है फ्यूमेरिक एसिड का। इसके बाद अगला 9th स्टेप आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो अभी फ्यूमेरिक एसिड बना था वो हाइड्रेट होकर फ्यूमेरेज एंजाइम की उपस्थिति में मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो फ्यूमेरिक एसिड से अब निर्माण हो जाता है यहाँ पर मैलिक एसिड का। और फाइनली स्टेप 10th में ये जो मैलिक एसिड था वो अगेन ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पर जो एंजाइम प्रयुक्त होता है वो है मैलिक एसिड डीहाइड्रोजनेस। मैलिक एसिड डीहाइड्रोजनेस एंजाइम की उपस्थिति में मैलिक एसिड ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पर भी NADH2 का निर्माण होता है जो कि अगेन एक एनर्जी मॉलिक्यूल है। इस प्रकार से यहाँ पर भी एनर्जी मॉलिक्यूल आपको प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बना ये वापस से कोएंजाइम एसिल कोएंजाइम ए से क्रिया करता है और इस चक्र की पुनरावृत्ति करता है और ये चक्र लगातार इस प्रकार से चलता रहता है। तो कुल मिलाकर इन 10 स्टेप्स में ये क्रेब्स साइकिल की जो डिफरेंट रिएक्शंस हैं वो संपन्न होती हैं और ये चक्र निरंतर इस प्रकार से सेल में चलता रहता है। इसके बाद इसके कुछ मेन पॉइंट्स जो समराइज करके बताए गए। पहली बात तो इस डायग्राम में आप इस चक्र को देख रहे हैं, ये चक्र पूरा की पूरा किस प्रकार से संपन्न होता है। यहाँ पर डायग्राम में स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी दिए गए हैं, जरूरी नहीं है आप स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से याद करें, आप इसके सिर्फ नेम लिख कर ही उनको याद कर सकते हैं। इस चक्र को आप पहले सिर्फ नेम लिख के उसको कंप्लीट करिए, एंजाइम्स कहाँ कौन सा काम आ रहा है वो, साथ में किस स्टेप पर कौन सा एनर्जी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहा है, ये इन चीज़ों को आप इसमें एक बार ध्यान से देखिए और अपनी कॉपी में इसको बनाइए। कॉपी में बनाकर जब आप इसको ठीक से एक बार देखेंगे तो आपको ये डेफिनेटली पूरा की पूरा समझ में आ जाएगा। इस प्रकार से ये देखा जा सकता है कि TCA साइकिल में जो 2 कार्बन एसिटाइल कोएंजाइम ए के रूप में एंटर करते हैं, ऑक्सीकृत होकर CO2 बनाते हैं तथा एसिटाइल ग्रुप के हाइड्रोजन एटम को एंजाइम NAD और FAD को ट्रांसफर हो जाते हैं। जो हाइड्रोजन है वो NAD जिससे NADH2 बनता है और FAD जिससे FADH2 बनता है उसको ट्रांसफर हो जाते हैं। इस चक्र में स्टेप 5th और 6th पर, यहाँ पर जो हम चक्र देख रहे थे उसमें जो स्टेप नंबर 5th और 6th पर डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस होती हैं। यहाँ इन दोनों जो चरण हैं उनमें जो रिएक्शंस होती हैं वो डीकार्बोक्सिलेशन होती हैं, जिनमें 6 कार्बन कंपाउंड ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड 5 कार्बन कंपाउंड अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और बाद में ये 4 कार्बन कंपाउंड सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है।
तो इस प्रकार से यहाँ पर पहले 6 कार्बन कंपाउंड 5 कार्बन कंपाउंड में और फाइनली 4 कार्बन कंपाउंड जो कि सक्सिनिक एसिड है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। ये समराइज रूप में आपको बता रहे हैं, बाकी स्टेप में सारी चीज़ें आपने बहुत क्लियरली देखी हैं। इसके बाद और इसमें एक दो पॉइंट आप देख रहे हैं कि स्टेप 4, 6, 8 और 10 ये 4 स्टेप्स हैं, इन पर डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन संपन्न होती है। तो यहाँ पर पहले जो आपने देखा डी कार्बोक्सिलेशन, और इन स्टेप्स में जो कि 4, 6, 8 और 10 ये हैं, इन पर डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन संपन्न होती है, जिसके द्वारा 4 पेयर हाइड्रोजन एटम ट्रांसफर होते हैं। इनके द्वारा लगभग 4 पेयर्स हाइड्रोजन एटम ट्रांसफर होते हैं, जिनमें से 3 NAD के लिए और 1 पेयर FAD को ट्रांसफर हो जाता है। इसके अलावा एक पूरे चक्र में एक एनर्जी रिच कंपाउंड GTP भी बनता है। अब बताया था हमने आपको, एक एनर्जी रिच कंपाउंड जो कि GDP से कन्वर्ट होता है GTP में, GTP भी बनता है जो ATP के इक्विवेलेंट होता है। तो ये सारी की सारी जो प्रोसेस थी उसको संक्षेप में आपको बताने का प्रयास किया है। जिस प्रकार से ग्लाइकोलाइसिस को आपने एक स्टेप में पूरा की पूरा दर्शा दिया था, एक रिएक्शन में पूरा की पूरा दर्शा के बता दिया था, यहाँ इसको भी आप पूरे की पूरे रिएक्शंस को एक स्टेप में दर्शा सकते हैं, जो आपके स्क्रीन पर नीचे ही नीचे पूरा की पूरा इक्वेशन दिया हुआ है। इस प्रकार से ये इन डिफरेंट रिएक्शंस में आपका पूरा हो जाता है क्रेब्स साइकिल। और इसके द्वारा अब आखिर में हम यहाँ पर ये आपको बता सकते हैं कि फाइनली जब पूरा की पूरा क्रेब्स साइकिल पूरा हो जाता है, जब इसके सारे चरण संपन्न हो जाते हैं, तो जैसे ग्लाइकोलाइसिस के दौरान आपने देखा था कि 2 ATP का गेन होता है, लेकिन यहाँ पर जो क्रेब्स साइकिल है इसमें बेसिकली 30 ATP बनते हैं, लगभग 30 ATP का यहाँ पर लाभ होता है। तो ये एक रिच एनर्जी सोर्स होता है। मेन रूप से जो मुख्य रूप से एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो क्रेब्स साइकिल के द्वारा ही प्रोड्यूस होती है, लगभग 30 ATP। और अगर पूरे एक चक्र की बात करें, ऑक्सीशोषण के एक चक्र की बात करें, तो लगभग 38 ATP उससे प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पर ये जो क्रिया क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, इसके रिजल्टेंट 30 ATP एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनते हैं। डिफरेंट इसके स्टेप्स कौन से हैं, इसको आप कैसे डायग्रामेटिकली शो कर सकते हैं, ये क्रिया की इंट्रोडक्शन के तौर पर क्या है, ये सब हमने आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस किया है। आशा करते हैं कि ये आपको ज़रूर समझ में आया होगा। इसके रे डायग्राम को, जो चक्र है, उसको आप अपनी कॉपी में बनाएं, एक बार समझने का प्रयास करें। और जो ध्यान देने वाली चीज़ है वो यही है आपको कि एंजाइम किस स्टेप पर कौन सा प्रयुक्त हो रहा है, दूसरा किस स्टेप पर डी कार्बोक्सिलेशन हो रहा है और किस स्टेप पर डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है, और साथ में कहाँ कहाँ कौन कौन से एनर्जी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। इन बातों का अगर ध्यान रखते हैं आप, तो इस चक्र में फिर आप कहीं कोई गलती नहीं करेंगे। इसको आप वापस से देखें और समझने का प्रयास करें। थैंक यू।